हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडोनेशिया से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम बात करेंगे एक रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में जो बाली इंडोनेशिया में हुआ है, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे दुनिया भर में बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स के बारे में। अक्सर आप लोगों के साथ भी कभी कभी हुआ है, ओटीपी बोलकर गलती से आपने अपने सारे जो पैसे हैं वो किसी और को देकर खो दिए थे, बेसिकली फ्रॉड हुआ है। ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं गाइस, और ये केस को देखकर आप हैरान हो जाओगे ये लोग कैसा कैसा यहाँ पर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडोनेशियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने अभी कुछ दिन पहले 103 फॉरेन नेशनल्स को डिटेन किया है एक रेड के बाद, जो बाली के एक विला में हुआ है। ये न्यूज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि ये लोग ताइवान, चाइना और मलेशिया से आए थे और इंडोनेशिया के एक विला में रहकर सारी चीजें ऑपरेट कर रहे थे। एंड गाइस, ऊपर से इन पर वीजा और रेसिडेंट परमिट का मिसयूज करने का भी आरोप है। साथ ही साथ साइबर क्राइम्स में भी क्या ये लोग इन्वॉल्व है, इस पर बहुत बड़ा शक है अथॉरिटीज को। ये रेड वेडनेसडे को कुकू नामी विलेज में हुआ था, जो इंडोनेशिया का एक एरिया है, और रेड करने के दौरान यहाँ पर कंप्यूटर्स और सेलफोन्स भी सीज किए गए हैं। इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने कहा है कि इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और इमिग्रेशन परमिट का मिसयूज भी हुआ है यहाँ पर। सिल्मी करीम, जो डायरेक्टर जनरल है इमिग्रेशन के, उन्होंने कहा कि यहाँ पर साइबर क्राइम का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है क्योंकि सीन पे बहुत सारे कंप्यूटर्स और सेलफोन्स मिले हैं हमें, तो हमें शक है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रॉड किया गया है। अथॉरिटीज ने कुछ फोटोज को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है जिसमें डिटेनीज को स्विमिंग पूल के पास और 3 स्टोरी विला के बगल में पीठ के बल लेटे हुए दिखाया गया है। बेसिकली एंजॉय कर रहे थे। हो सकता है यहाँ पर कुछ अल्कोहलिक और ड्रग्स का भी इशू निकल जाए, नहीं बोल सकते। सबको करंटली डिटेंशन सेंटर में रखा गया है जो डेनपासन नामी बाली एरिया में है। अथॉरिटीज ये भी देख रही है कि क्या ये ग्रुप इंटरनेशनल सिंडिकेट से लिंक्ड है या नहीं। अगर ये रहते हैं तो इन पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब बात करते हैं साइबर क्राइम्स के बारे में। दोस्तों, आजकल दुनिया भर में ना साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं और आगे मैं समझाता हूँ इससे कैसा ये लिंक है। हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स नए नए टेक्निक्स और टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए कुछ कॉमन टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। पहले आता है फिशिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हैकर्स फेक ईमेल और वेबसाइट का इस्तेमाल करके लोगों से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं। रैनसमवेयर अटैक, इसमें हैकर्स आपके कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देते हैं और फिर रैंसम डिमांड करते हैं ताकि आपका डेटा को रिलीज किया जा सके। डेटा ब्रीचेस, इस टेक्निक में हैकर्स लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करते हैं और उनकी कंपनी का सेंसिटिव डेटा चुरा लेते हैं। अब कुछ भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, डिपार्टमेंट हो सकता है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है यहाँ पर। फिर आता है मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये हार्मफुल सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकता है। ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस भी दे सकता है। अब गाइस, यहाँ पर इंडोनेशिया के ये केस को हम जब देखते हैं, यहाँ पर ताइवान, चाइना और मलेशिया से इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और इतने सारे कंप्यूटर्स सेलफोन्स के साथ काम कर रहे होते हैं। हालांकि अगेन कंप्यूटर्स और सेलफोन सीज किए गए हैं लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया गया था, और वैसे भी ये लोग कोई कंपनी के लिए तो काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जब अथॉरिटीज कह रही है रेड हैंड इन्हें कैच किया गया है तो शक और भी ज्यादा ना बढ़ जाता है इनके खिलाफ। और यहाँ पर ये फॉरेन सिटीजन्स ने अपने वीजास का भी मिसयूज किया है जो और भी ज्यादा सस्पिशियस बना देता है इस सिचुएशन को। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे अच्छे से याद है, मैंने ये न्यूज पढ़ी थी। ये देखकर मुझे 2016 में बांग्लादेश बैंक हाइस्ट याद आता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, फिजिकल वाली नहीं, डिजिटल वाली। ओके, यहाँ पर डिजिटल वाली बहुत बड़ी चोरी हुई थी बांग्लादेश बैंक के केस में। फेब 2016 में हैकर्स ने स्विफ्ट नेटवर्क का मिसयूज करके बांग्लादेश की सेंट्रल बैंक के अकाउंट से फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के अकाउंट में ना करीब $1 बिलियन इलीगली ट्रांसफर करने की कोशिश की थी। हालांकि ज्यादा ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इन हैकर्स के 35 फ्रॉडुलेंट इंस्ट्रक्शन में ना इसमें से सिर्फ 5 सक्सेसफुल हुए थे और फ्रॉड कर $101 बिलियन को ट्रांसफर कर लिया गया था। ये बहुत बड़ी रकम है गाइस, ये आम आदमी को मिलियनियर बना सकती है। फेडरल रिजर्व बैंक ने बाकी के 30 ट्रांजैक्शंस को जो $850 मिलियन के थे उसे ब्लॉक कर दिया था क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक रहने के कारण यहाँ पर अथॉरिटीज को पता चला और जल्द से जल्द इन लोगों ने इसे ब्लॉक कर दिया। 2018 तक सिर्फ $18 मिलियन जो फिलीपींस में ट्रांसफर हुए थे वो रिकवर किया जा सका, और श्रीलंका में ट्रांसफर हुआ था वो सारा पैसा मिल गया था। ज्यादा पैसा फिलीपींस में 4 पर्सनल अकाउंट में गया जो इंडिविजुअल्स के नाम पे थे।
ना कि कंपनीज या कॉरपोरेशन के। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसको इंडोनेशिया बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा है और इसको लेना भी चाहिए। इंडोनेशिया के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एक और जॉइंट ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं ताकि बाली में रहने वाले फॉरेन नेशनल्स पर नजर रखी जा सके और इंश्योर किया जा सके कि सब रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर प्रॉपर लॉस और सिक्योरिटी मेंटेन किया जा सके। हाँ, इससे आम आदमी को थोड़ा सा ना दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमें इस पर कोऑपरेट भी करना चाहिए क्योंकि हैकर्स आम आदमी को भी शिकार बना सकते हैं। तो दोस्तों, साइबर क्राइम का थ्रेट रियल है और हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए। आप हमेशा अपने ऑनलाइन एक्टिविटीज पर नजर रखें, बेकार के एड्स को अपने कंप्यूटर पे ना आने दें और सस्पिशियस एक्टिविटीज को रिपोर्ट करें। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।